दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में, और देखेंगे कि क्या क्या आयाम हैं, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष क्या होगा, मेन बॉडी में क्या होगा, और अन्य सभी मुद्दों को कवर करते हुए दोस्तों ये 37वां निबंध है। और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 1260 रुपए लगेगा आपको। मेरी पूरी 18 लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में पीडीएफ मिलेगा और ऐसे 41 महत्वपूर्ण निबंध जिसमें आपको 32 निबंध लिखवाए जाएंगे और उस सभी की कॉपी भी चेक की जाएगी। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आइए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे जिनपे कि हमारा ये पूरा एसे डिपेंड रहेगा। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये सभी भारत के सभी व्यक्तियों को, चाहे आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब आप किसी भी लेवल पे हैं, आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें होती होंगी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये जो इससे बताया जा रहा है दोस्तों, अगले 5 साल तक ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके सभी बिंदुओं को आप लोग गौर से देखिएगा और आप सभी से निवेदन है कम से कम 10 लोगों को, अपने जान पहचान के जो लोग भी थोड़े जागरूक हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और आइए देखते हैं, इसमें हम लोग प्रस्तावना पे बात करेंगे। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से, इसको कई तरीके से मैं बताऊंगा कि प्रस्तावना कैसे लिखे। अब मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, उसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों रही, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा नीति में होने वाले अब तक के सुधार, आजादी से पहले के और आजादी के बाद के। हालांकि शिक्षा पे अगर हम बात किया जाए तो एंशिएंट और मेडिवल को भी हमें शामिल करना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी पर बात की जा रही है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सीमित हो जाएंगे। अगर दोस्तों देखिए, शिक्षा नीति जो आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, वो इतनी ज्यादा डिटेल में है और इतना व्यापक उसके आयाम है कि अगर उस पर वीडियो बनाया जाए तो मेरे ख्याल से 12 घंटे तक उस पर बात की जा सकती है। और लेकिन मैंने उसको समराइज किया है, फिर भी बहुत लंबा हुआ है ये। तो ये 5 से 6 पेज में होगा दोस्तों, और हर पेज में अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 150 से 180 शब्द में लिखता हूं, तो लगभग आपको 900 से प्लस शब्द जो है इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आप फॉर्मेट देंगे कि कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये समझाने का एक तरीका है, ये मेरा खुद का तरीका है और मैं इस फॉर्मेट में आपको लगातार ऐसे देता रहा हूं। पिछले आपने देखा होगा 2017 जो आरओ में हमारे लगभग सभी ऐसे आए थे, आप सीधे सीधे बहुत सारे लोगों का फोन आया था और उसमें 42 सिलेक्शंस हुए भी हैं दोस्तों। और 2018 में मेरे 9 फाइल सिलेक्शन हुए यूपीपीसीएस अपर में, वहां भी आपके सीधे सीधे इससे आए थे। और जीएस के कंटेंट, जो भी कंटेंट हमारे रहते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इन सभी कंटेंट से जुड़ने के लिए भी मैंने प्रोसेस बताया है शुरू में, आप उसको ध्यान दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो 8802913517 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हमारे टीम द्वारा जो है बहुत सारे कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, @अभियान सिविल सर्विसेज आप जुड़ करके उस पर बहुत सारे कंटेंट रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति और उसका शिक्षा का बदलता स्वरूप, शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, वैश्विक शिक्षा की भारतीय शिक्षा से तुलना, ये कुछ डेटा हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। समाधान क्या हो सकता है और निष्कर्ष हम देंगे, जो चुनौतियां हैं उनका समाधान क्या कैसे हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों के कमेंट बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मेरा हौसला बढ़ता है इन सारे कामों को करने के लिए। देखिए ये कंटेंट बनाना ये सब बड़ा मुश्किल काम होता है, आप सभी को पता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और आपके बीच लाने के लिए मैं सोचता हूं कि अपना बेस्ट दूं। थोड़ा डिले हो जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट, आप लोग अच्छा लगे बुरा लगे, जिस भी तरीके के, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरी भी बातें लिखिए, हाँ, लेकिन सभ्य भाषा में
आप गाली गलौज की बातें न लिखा करें। आप लोग एक सभ्य नागरिक हैं और सभ्य समाज में रह रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने जो विचार हैं उनको जरूर दें। एक छोटा सा प्रयास देख लें। आप सभी को याद होगा कि दूरदर्शन पर एक प्रचार आता था, पढ़ लिख, लिख पढ़, बन होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार। क्या वास्तव में मात्र पढ़ लिख लेने से होशियार बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि लिखने पढ़ने से अधिक आवश्यक है हम क्या पढ़ लिख रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास व्हाट्सएप है, तो हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। हमारे दिमाग पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी थोपी जा रही है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कोई भी बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से पेंसिल पकड़कर लिखने का प्रयास करता है, तो वहीं से उसके व्यक्तित्व के विकास को लेकर राष्ट्र के विकास की नींव पड़ती है। और यह नींव जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र भी उतना मजबूत होगा। एक छोटा सा एक इंट्रो है, आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कोटेशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोग चाहें तो उसको भी कोट कर सकते हैं। जैसे, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे होते हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। ये अरस्तु का एक स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हम अरस्तु का भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए आप कैसे यूज करेंगे इसकी जो है। अगर आपको कोटेशंस के भी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरे पास कोटेशंस, कहानियों के बहुत सारे संग्रह हैं डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि आप शिक्षा पे देखेंगे तो 20-25 कोटेशंस हैं जो आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका, अगर हम जॉन डेवी की बात करें तो एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये जॉन डेवी का एक स्टेटमेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें तो शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं, शिक्षा खुद जिंदगी है। ठीक है, तो इसको हिंदी में एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि क्या हम इंग्लिश में, जैसे कोटेशंस जो है खास करके जो विदेशी हमारे विचारक हैं उनके इस कोटेशंस जो है इंग्लिश में ही रहते हैं, तो क्या हम इंग्लिश में कोटेशंस यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसे लिखिए, एजुकेशन, ऐसे लिखिए, आपको कुछ नहीं करना है। एजुकेशन इज नॉट, तो इज नॉट, तो इस तरीके से आप करके इसको ब्रैकेट में, इज नॉट प्रिपरेशन। देखिए, अगर बहुत मुश्किल हो तो प्रिपरेशन फॉर लाइफ। अब इसको आप जो है कॉमा दे करके ये भी लिख सकते हैं, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूर्ण भाव नहीं समझ में आता है हिंदी में, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अगर आप अच्छा ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। तो इसका जो है, अगर हम बात करें, जॉन डेवी का स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप सीधे कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भाव समझ में आ जाएगा। आपको भाव समझाना है। निबंध क्या करता है, आपकी भावनाओं का अगर क्रमबद्ध एक नॉलेज अगर आपके पास है और उसको आप रिप्रेजेंट अच्छे से कर दे रहे हो तो बहुत अच्छा नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं है, अगर आप उसका अच्छा ट्रांसलेशन कर लेते हो, शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं है। बल्कि शिक्षा खुद जिंदगी है, बल्कि शिक्षा खुद जिंदगी है। तो इस तरीके के अगर आपको कोटेशंस मिले तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उदाहरण बहुत है मेरे पास, बहुत लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी। फिर भी 30 से 40 मिनट का ये वीडियो मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। बल लंबी होगी तो आप परेशान मत होइएगा, इसको देखते जाइएगा। आपका एक जो एजुकेशन पॉलिसी के प्रति जो है एक सेंस भी अच्छा बनेगा। और इससे मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में भी देखिए ये वाला प्रश्न आया था कि 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। तो ये प्रश्न देखिए आपको कई जगह हेल्प करते हैं। तो इससे मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस तरीके से दे दूं कि आप चाहे यूपीएससी में हो, चाहे यूपीपीएससी में हो, चाहे आरओ में हो, चाहे बीईओ में हो,
हर जगह आपको क्या करना है, मेरे इससे आपको 700 से 900 वर्ड में मिलेंगे। अब इसको आप जो है 2500 वर्डों में भी कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल कर सकते हो, 1200 में भी कर सकते हो। तो 2500 तो कहीं पूछता नहीं है, 1200 शब्द जो है यूपीएससी में आपका पूछता है, वहां भी आप इसको डिटेलिंग कर सकते हो। और 700-600 जो बीईओ आरओ में रहता है तो वो तो आप कर ही लोगे। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं दोस्तों। और भी है एजुकेशन, आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक मतलब महिला शिक्षा पे आप अभी कहीं लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला का एक स्टेटमेंट है, इससे भी आप अपने कोटेशन की शुरुआत कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके मेरे पास कोटेशंस हैं, उन कोटेशन को भी आप ले सकते हो। और व्हाट्सएप जरूर करिए अगर आपको कोई भी समस्या होती है सब्सक्रिप्शन लेने में, बात करने में, तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूं दोस्तों। जो भी हमारे प्लस वो हैं स्टूडेंट हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करता हूं। आपके सिलेक्शन में जो जो चीजें कमी रह जाती हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जो है 34 वर्षों बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। यह शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में न सिर्फ भारतीय शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, बल्कि शिक्षा तक सभी को पहुंच आसान वो वहनीय शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवहारिक व व्यावसायिक शिक्षा पद्धति आदि महत्वपूर्ण आधार स्तंभों पर खड़ी पड़ती है। देखिए, तो शिक्षा के विभिन्न आयामों को कवर करते हुए एक छोटा सा शानदार सा आप इंट्रो दे देंगे। उसकी अपनी एक अलग विधा होती है। इसको देखने के लिए आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग मेरी है, पूरी वीडियो है, उसमें 17 वीडियोस हैं। पहली और दूसरी वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एस्से में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हेडिंग डालनी चाहिए, क्या पैरा में लिखना चाहिए, क्या जो है पॉइंट में लिखना चाहिए, सारी बातों का पूरा वहां पर आपको दिया गया है कि किस प्रकार से एस्से में आप महारत हासिल करें। और मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये पूरा कोर्स कर लेंगे आप तो कभी भी आपको दोबारा किसी से एस्से ना तो पढ़ने की जरूरत होगी और ना ही एस्से में आपके अंक जो है कभी कम आएंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं 90 प्लस जो है अपर में उनको मिला है। अभी देखिए 2017 की मार्कशीट नहीं आई है, तो आप देख सकते हैं कि इन सभी एग्जाम में 90 प्लस अगर आप 75% से ज्यादा अंक पा जाते हैं अगर आप परीक्षा में एस्से के निबंध में, तो आपके चयन में 10 नंबर का ये इंक्रीमेंट करता है। 10 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको पता होगा कि जब सिलेक्शन नहीं होता है 1 नंबर से 2 नंबर से, तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम इन सबको बढ़ाया जा सके अपने नंबर। 2-2 नंबर भी बहुत बड़ी बात है। अब अगर आपके अपर में मान लीजिए 85 आ रहे हैं, 86 आ रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90 हो जाएगा। तो आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 6 नंबर बढ़ जाएंगे, 95 हो सकता है, तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर का। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हम लोग 8 मुद्दों पे बात कर रहे हैं दोस्तों। ये दूसरा मुद्दा है, दूसरा टॉपिक है। और ये हेडिंग जो डाली गई है सिर्फ आपको समझाने के लिए डाली गई है। पॉइंट में लिखा गया है सिर्फ इसलिए कि आप इसको एक एक पैरा बना लें। तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी मदद लेकर के आप अपना ऐसे लिख करके मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे। मैं आपको एक साथ फ्री क्लासेस भी मैं अनअकैडमी पे रखूंगा, जो फ्री लाइव क्लासेस हमारी होती हैं उस पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। मुझसे जुड़िए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, फॉलो करिए, फ्री क्लासेस करिए, पेड क्लासेस करिए। बहुत सामान्य सा प्राइस है आपका दोस्तों, 1260 रुपए, जिसमें आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। दोस्तों पता है कि 200 से 300 रुपए कम से कॉपी चेक नहीं की जाती। मैं आपकी सभी की कॉपी चेक करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है चिन्हित 17 लक्ष्यों जो कि SDG गोल्स हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यहां पे मैं भूल गया हूं तो SDG गोल्स आप लिख लीजिएगा। 17 लक्ष्यों में लक्ष्य संख्या 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुरूप है, मतलब कि इसके अनुरूप 2030 तक इसको प्राप्त करना। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, उनके माध्यम से आप जो है सरकार को ये आवश्यक है कि अपने मानदंडों को बढ़ाए। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019, ये 2019 में टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। न हो पाना, कुल 500 शीर्ष विश्वविद्यालयों में सिर्फ 7 विश्वविद्यालय हैं जो कि IIT वगैरह हैं, जो सामान्य विश्वविद्यालय हैं। JNU को छोड़कर किसी भी विश्वविद्यालय की वो गुणवत्ता नहीं है। अब देखिए JNU का भी हाल बुरा है। तो शामिल होना, मानव विकास सूचकांक के 3 आधार स्तंभों में
शिक्षा का शामिल होना, तो आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI जो देखते हैं, उसमें भी भारत की स्थिति जो है कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी वर्तमान में जो 2019 की आई है, इसमें SDI में भारत का स्थान कितना है, वो स्थान भी आप लिखेंगे। शिक्षा से संबंधित असर रिपोर्ट है ये। असर रिपोर्ट 2019 में जो प्रथम संस्था द्वारा जारी की जाती है के अनुसार जो है, एक कक्षा 1 के 28% बच्चे और 1 से मतलब 28% बच्चे जो है 1 से 9 तक के अंक को, तथा कक्षा 3 से के 46% बच्चे जो है 11 से 99 तक के अंकों को पहचान नहीं पाते। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब फर्स्ट एक मतलब लड़का जब बोलने लगता है तभी उसमें ये क्षमता आ जानी चाहिए, लेकिन वो 5 साल का हो जा रहा है तब भी उसके पास अगर इन अंकों को पहचानने की क्षमता नहीं, तो ये बहुत बुरा हाल है भारत में। तो वास्तव में ये चौंकाने वाले खुलासे हैं, तथा इनके साथ ही प्राथमिक शिक्षा पर इसकी दयनीय स्थिति को इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है। वर्तमान परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी व नवाचार का महत्व सर्वाधिक है, अतः सुधार की आवश्यकता है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन ने हमें टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया, और हमारी एजुकेशन व्यवस्था जो है वर्तमान में बहुत रसातल में जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो बच्चे अभी फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, वो अपनी तैयारी किसी भी माध्यम से, ना तो स्कूलिंग की उनको एटिकेट्स मिल रहे हैं, ना ही उनको जो है शिक्षा के माध्यम से कुछ दिया जा रहा है। वो खाली बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप को भी वो शिक्षा उस तरीके से उनको मुहैया करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं। बहुत समस्या आने वाली है अगर ये स्थिति तकनीकी शिक्षा, जैसे कि तकनीकी शिक्षा में बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज बड़ी मुश्किल होती हैं। यहाँ तो बड़े लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी समस्या होती है, क्लास में है, कहाँ है, क्या है, समझ में नहीं आता। मेरी क्लास में वैसे जो रहता है अटेंटिव रहता है, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, लेकिन लाइव क्लास का बहुत बुरा हाल है। अगर आप लाइव क्लास में क्या कर रहे हैं मैं नहीं देख रहा हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस जो है, ऑफलाइन स्कूल जो है वो जरूरी होते हैं। देखिए मजबूरी है तो आप लोग कर ही सकते हैं, जो जॉब वाले हैं, जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ता है, मतलब ऑफलाइन एजुकेशन मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी। वास्तव में चौंकाने वाले ये खुलासे हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी व नवाचार का महत्व सर्वाधिक है, अतः सुधार की आवश्यकता है, इसलिए ये शिक्षा नीति आवश्यक है। मातृभाषा के महत्व, जो कि शिक्षा नीति का एक बहुत त्रिभाषा सिस्टम जो है, इसका जो 3 लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इसमें जो है अपनी जो मदर टंग है उसको बढ़ावा देने के लिए अब बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अंग्रेजी लेना आवश्यक है, हिंदी लेना आवश्यक है, या कोई अन्य लैंग्वेज लेना आवश्यक है। तो इसमें एक बड़ी एक क्रांति आएगी, समझ लीजिए शिक्षा में। ये शिक्षा नीति इतनी ज्यादा जरूरी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस शिक्षा नीति पे बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। भारतीय शिक्षा का इतिहास हम देखेंगे। देखिए इतिहास अगर देखना हो तो हम एंशिएंट एरा से चले आएंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड, हम यहाँ पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे नहीं बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई, क्या क्या उसमें सुधार थे, फिर हमारे जो शिक्षाविद थे उन्होंने क्या क्या अपनी नीतियां बनाई, उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा के इतिहास में आप पहली बार देखेंगे जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए, हालांकि ये रुपए बहुत कम थे उस समय, खर्च करने का प्रावधान था। तो ये पहली बार कोई पॉलिसी या कोई ऐसी स्कीम आई जो गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है, उसने, नहीं तो हमारे यहाँ शिक्षा जो है बहुत ज्यादा एडवांस थी। जो पहले एंशिएंट एरा में जो हमारी शिक्षा थी, गुरुकुल पद्धति थी, वो बहुत अच्छा था। हमारे नालंदा, तक्षशिला, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सारे जो शिक्षा के केंद्र थे, ये दुनिया में सर्वाधिक, मतलब इतने अच्छे और इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरे विश्व में उस समय नहीं मिलती थी कहीं, जो भारत में प्राचीन काल और मध्यकाल में मिलता था। तो दोस्तों हमें शिक्षा पे नहीं बात करनी, शिक्षा नीतियों पे बात करनी। इसलिए हमने इन यूनिवर्सिटीज का जो एंशिएंट में थी, मेडिवल में थी, उनका हमने बात नहीं किया। लेकिन आप चाहें तो उनको कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति में श्रुतियां जो होती थी, अनुश्रुति, श्रुतियों के आधार पर आप सुन करके लोगों को कंठस्थ करते थे। वैदिक मेथड था, लर्निंग मेथोडोलॉजी थी, एक इंटरटेनिंग प्रोसेस था। उन सब की भी आप बात करेंगे जब हम पॉलिसी पे बात करेंगे। तो पहली बार जो है शिक्षा पर कब बात की गई। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास जो है
वुड्स शिक्षा डिस्पैच जो है वो 1854 में कुछ आया। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको एक्सपैंड किया गया। तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, तो आप देखेंगे कि जब मैकाले आता है, मैकाले की नीति जो है वो रहती है, वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है कि भारतीयों को गुलाम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भारतीय जो है शिक्षा और संस्कृति इनकी इतनी ज्यादा समृद्ध है और इतने ये लोग सक्षम हैं कि हम इनसे ज्यादा सभ्य नहीं है। बर्बरता का सभ्यता से लड़ाई, ये लोग जो इनका प्रोपोगेंडा था वह यहाँ आकर धराशायी हुआ। लेकिन उन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई, जो वेस्टर्न और ओरिएंटल एजुकेशन के बीच जो है एंग्लो और ओरिएंटल जो विवाद था, उसमें जो है आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन जीत जाता है। और उसके बाद जो हाल है आज तक, जो शिक्षा का हाल है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो सैडलर आयोग ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए एक सैडलर कमीशन बनाया गया, गठित किया गया। और हार्टोग कमेटी जो है 1928 में प्रारंभिक शिक्षा पर बल देने के लिए गठित की गई। उसके बाद जो है आप देखेंगे गांधी जी ने भी काफी प्रयास किया। गांधी जी शिक्षा पर वर्धा सम्मेलन जो 1937 में किया गया और सार्वभौमिक व निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। भारतीय शिक्षा आजादी के बाद, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो डेटा है, फैक्ट्स हैं, आप लोग जरूर याद करेंगे। तो ये 1968 है, पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी। ठीक है, कोठारी आयोग जो है इसकी रिकमेंडेशन पर ये पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी। तो हम लोग तीसरा अपना देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट, जिसमें भारतीय शिक्षा का इतिहास हम देख रहे हैं। पहला पॉइंट था, हमने प्रस्तावना देखी थी। प्रस्तावना के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा भी कॉपी कर सकते हैं और भी कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं, कोटेशंस के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और जो अन्य माध्यम जो हमने बताए हैं आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का प्लेलिस्ट में, आप उसको देख करके इससे सीख सकते हैं। कोठारी आयोग द्वारा जो है स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति तैयार की गई। तो देखिए, फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्या सर फैक्ट लिखना जरूरी है? देखिए, आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, जब तक उस पर आपकी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, तो आप अपनी बातों को प्रूव करने के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स देना पड़ता है, वहां तथ्यों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे तथ्य भी दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम आपको बताए गए जिसके माध्यम से आप अपने आप को सक्षम बना सकते हो निबंध लेखन में। मैं हमेशा इस बात का सपोर्ट करता हूं कि आप स्वयं को सक्षम बनाओ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट न रहो। हालांकि जिनके पास समय नहीं है, जो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो वो सीखें, मेरे साथ सीख सकते हैं। एक बार सीख लेंगे तो वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। और ये इससे जो है ये हमेशा आपके जीवन में काम करता है। आपका कभी स्पीच देना, आप अधिकारी बन गए, आप कहीं जाना है, किसी भी चीज पे आपको एक इन ब्रीफ जानकारी जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इससे निबंध क्या होता है, वो इन ब्रीफ जानकारी को एक्सपेंशन देता है, अपने डायमेंशन देता है, आयाम देता है। उन्हीं आयामों पे हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ बातें की गई थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा पर व्यय जो है केंद्रीय बजट का 6% करने की अनुशंसा की गई। और त्रिभाषा सूत्र, देखिए ये दोनों प्रावधान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लागू किए गए हैं, लागू करने की सिफारिश की गई। तो सोचिए 1968 से ये चल रही है। और हमारे शिक्षाविदी और हमारी जो सरकार है वो कितनी शिथिल थी शिक्षा को लेकर के। मेरा मानना है कि शिक्षा को अगर सुधारना है तो प्राथमिक शिक्षा पर जितना हो सके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किए जाए। जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी जो है, IAS IPS सबसे ज्यादा, जो कि आपने देखा था अभी स्टेटमेंट आया था पोखरियाल निशंक जी का, तो उन्होंने कहा था कि ये शिक्षा नीति एक ऐसा प्रावधान बनाएगी जिससे कि IAS बनना जो है आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना थोड़ा कठिन होगा। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नींव है, हमारे पूरे मतलब जो नसें हैं हमारे पूरे भारत की, जो मेन जहां से ब्लड बहता है वो है हमारे पास, वो कलम है। कलम की जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे जो होते हैं वो जितना सीखें, जितना इनोवेटिव हो, जितना हमें उनको ज्ञान देना हो, तो वो बचपन से ही 10 साल तक हम उनको इतना अच्छे तरीके से ट्रेन करें। तो उस ट्रेनिंग के लिए बेस्ट क्वालिटेटिव लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो प्राइमरी एजुकेशन पे मुझे लगता है कि 2 लाख 4 लाख रुपए सैलरी कर दीजिए, लेकिन शिक्षक को इतना क्वालिफाइड रखिए कि वो बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन में जा रहा है या अपना शिक्षा लेने जा रहा है, उसको वो वहीं से इतना ह्यूमन रिसोर्स बना दे, इतना बड़ा रिसोर्स 10 साल में बना दे कि भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो
बहुत सारे लोगों से मेरा वाद विवाद होता रहता है। मेरे प्राथमिक शिक्षा में भी कई मित्र हैं जो पढ़ा रहे हैं, कोई अभी हुए हैं 69,000 वाले में भी बहुत सारे लोग अभी पेंडिंग हैं। तो उन लोगों का ध्येय क्या है? प्राथमिक शिक्षा में पास कर लेना, टेट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अब देखिए, इनकी सैलरी 50,000 के आसपास होगी, 40,000 स्टार्टिंग में मिलती है, तो ये 50,000 सैलरी पाते हैं और ये क्वालिफाइड भी उस लेवल के नहीं है कि बच्चों की मनोभावनाओं को समझ सकें। तो आप ये सैलरी जो है 2 लाख कर दीजिए। देखिए, इस पे आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी होंगे कि शिक्षक वैसे ही ज्यादा सैलरी पाते हैं। ज्यादा नहीं, क्यों? तो सैलरी जो है इनकी ज्यादा ही होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए, बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान होता है, उनके अंदर बहुत सारी सामाजिक चीजें, बहुत सारी अपने आप ही धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी बनी थी, और ये लास्ट ही थी, इसके बाद अब जाकर के शिक्षा नीति बनी है। तो शिक्षा से संबंधित असमानताओं को दूर करना, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों आदि वंचित वर्गों तक समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसके माध्यम से चलाया गया। तो इनको डिटेलिंग हमें नहीं करनी है और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायमेंशन है, उन पर सभी डायमेंशन पर काम किया जा सकता है, लेकिन मैंने वो क्रक्स आपको निकाल करके दिए हैं। तो शिक्षा से संबंधित अन्य जो सुधार हुए हैं आजादी के बाद, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 का लगाया गया, जिसके तहत ये मूल अधिकार हो गया। मिड डे मील योजना जो थी 1995 में लाई गई, जो बच्चों के नामांकन की दर को बढ़ाने के लिए जो है उस समय की जो तत्कालीन सरकार जो है, अटल सरकार द्वारा जो है ये प्रोग्राम लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में अटल सरकार द्वारा ही मेरे ख्याल से था। और साक्षर भारत अभियान जो है ये मनमोहन सरकार द्वारा लाया गया था, बहुत ही और राइट टू एजुकेशन जो है, जो पूरी तरीके से लागू हुआ, इसमें भी बहुत सारे आपके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मुख्य प्रावधान थे आपके आजादी से पहले और आजादी के बाद। यानी कि शिक्षा का इतिहास हमने तीसरा बिंदु देख लिया। पहला प्रस्तावना देखा, दूसरा जो है हमने देखा कि ये आवश्यक क्यों है, तीसरा हमने देखा इसका इतिहास क्या है। अब नई शिक्षा नीति और शिक्षा का बदलता स्वरूप, कैसे क्यों बदल रहा है ये स्वरूप, आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए। हालांकि प्रावधान तो बहुत बड़े हैं, बहुत डिटेल में लिखे तो 20 पेज इसी पे लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें शामिल किया है, जिससे कि आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 6% निवेश का लक्ष्य है। 3 से 6 वर्ष की 6 नहीं है, ये 8 है। 8 वर्ष की आयु के बच्चों का जो है पाठ्यक्रम 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कैसे? तो 2 से 6 वर्ग के लिए अलग है और 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी या बाल वाटिका जिसको अब बोला जा रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो है 2 से 6 वर्ष की होगी, और 6 से 8 वर्ष की जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा होती है वो होगी। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान लाए गए हैं जिसे हम आगे देखेंगे। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी शिक्षा व संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है, ज्ञान प्रदान करेंगे। बुनियादी शिक्षा व संज्ञानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की बात की गई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है वो डेवलप करना बच्चों में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एनालिसिस करना बच्चों को क्या है कि पुस्तकों के बोझ के तले दबा करके और उनके जो वो होती हैं नेचुरल जो चीजें होती हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हें परसेंटेज और किताबों के आधार पर जो नंबर पाने की जो प्रथा है इसको समाप्त किया जाए। हीन भावना जो आती है बच्चों में एक दूसरे से कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, उसको समाप्त किया जाए। कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ ग्रामीण स्तर पर आप देखते हैं बच्चों को अन्य भाषाएं समझ में नहीं आती, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते, संस्कृत और इंग्लिश तो भूल ही जाइए, नहीं बोल पाते, तो उनको चीजें समझ में नहीं आती। जो घर पे बात हो रही है वही बात स्कूल में होगी, उसी तरीके से समझाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा, बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का। स्कूली व उच्च शिक्षा में छात्रों को संस्कृत व प्राचीन भाषाओं के विकल्प उपलब्ध होगा। तो जो हमारी वैदिक भाषाएं हैं, जो हमारी
प्राचीन भाषाएं हैं उनमें बहुत सारे ऐसी तकनीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे हमारी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर भी आपको लाभ मिलेगा। परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी कि अंग्रेजी अंग्रेजी करके जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है शिक्षा का, जो महंगी शिक्षा हो रही है, सिर्फ अंग्रेजी बोलना आ जाए बच्चों को और कुछ नहीं होता। जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी जो एडाप्टेशन है, उनकी जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है, वो तो कुछ सुधार में आता नहीं। तो इसको भी एक तरह से लेना चाहिए कि अंग्रेजी जानना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। शिक्षा में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीखते आप किस स्तर पे हैं, भाषा आपके लिए सिर्फ माध्यम होना चाहिए, भाषा बाधक नहीं होना चाहिए शिक्षा में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। छात्रों की प्रगति व मूल्यांकन हेतु परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। मेडिकल एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसमें एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी, एक नियामक होगा, एक ऐसी नियामक संस्था उसको नियामक मतलब अपने नियमों के थ्रू गाइड करेगी। 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन जो है 28.3% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। 2030 तक उस स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4, ये हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये लिख देंगे आप और थोड़ा सा कोई वीडियो देख लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो 5-3-3-4 जो है वो किस प्रकार से है, किस तरीके से इसको बांटा गया है, और बोर्ड का जो सिस्टम है लास्ट में कर दिया गया है, 4 हिस्सों में बांटा गया है। विज्ञान और अन्य विषयों की पुस्तकें जो है भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भारतीय भाषाओं में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो उपलब्ध नहीं है। एनसीईआरटी जो प्रयास कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। तो एनसीईआरटी को सारे जो है ये टेंडर देने चाहिए, उसके मतलब गुणवत्तापूर्ण जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी आज से नहीं बहुत पहले से ही लिखती आ रही है, और एनसीईआरटी पुस्तकों को सभी बोर्ड में लागू करना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अब जो है एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू किया है अपने यहाँ। त्रिभाषा फार्मूले से भाषा चुनने का अधिकार राज्य आधारित होगा। तो त्रिभाषा सिस्टम क्या है कि जैसे कि हिंदी अंग्रेजी को 2 भाषाएं तो रहेंगी, साथ में आप कोई लोकल लैंग्वेज जो है, चाहे वो मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे अन्य कोई भी भाषा हो, मराठी हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, इन सभी भाषाओं को आप एक अलग भाषा के रूप में चुन सकते हैं। तो इसका जो है विरोध भी किया गया, आगे हम बात करेंगे। शोध व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। R&D में बहुत कम काम हो रहे हैं, खास करके एजुकेशन में। आप देख रहे हैं कि जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं वो प्लेगरिज्म से अपनी थीसिस सबमिट करते हैं, फ्री में पैसे दे करके एजुकेशन को एक बाजार बना दिया गया है पूरी तरीके से। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको मॉनिटर करे। गुणवत्तापूर्ण शोध बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शोध कार्य जो है भारत में पूरी तरीके से समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और जो ये बाजारीकरण का दौर आया है, बाजारीकरण के दौर में और भी समस्याएं आ रही हैं। जो हायर एजुकेशन के लोग हैं उनको अपने एजुकेशन का बेसिक तक नहीं पता है, और बच्चों को वो क्या बताएंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे एक तो स्विच कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जैसे आप कोई कॉमर्स का बच्चा है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो वो ग्रेजुएशन में दोनों को एक साथ पढ़ सकता है, और उनकी अलग अलग जो एकेडमिक क्रेडिट होगी वो एक साथ उनको दे दी जाएगी। मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है और साथ में कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा भी लेना चाह रहा है, या कंप्यूटर से कोई अन्य कोर्स करना चाह रहा है, तो दोनों, अगर उसके पास टाइम है, उसके पास क्वालिटी है, अगर उसके पास ये है कि 2 कोर्स एक साथ कर सके, तो वो दोनों को कर सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, और इसको जो है आपका एकाडमिक बैंक क्रेडिट ऑफ क्रेडिट में जोड़ा जाएगा। बहुत ही शानदार ये सुझाव है, क्योंकि हम लोगों के समय जो है देखते हैं कि कुछ बच्चे बीए करते हैं, कुछ लोग बीएससी करते हैं और कॉमर्स करते हैं, तो 3 ही ऑप्शन हुआ करता था। अभी क्या होगा कि आप जो है कॉमर्स के साथ भी अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, और केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी मजेदार चीज होगी, जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जैसे हम लोगों को केमिस्ट्री में बीएससी हम लोग कर रहे थे, तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था। केमिस्ट्री की जगह जो है हम कोई चाहते तो हिस्ट्री पढ़ लेते, या ज्योग्राफी पढ़ लेते, या इन्वायरमेंट पढ़ लेते। इन्वायरमेंट का हालांकि कंपल्सन किया गया था, हालांकि वो सिर्फ मजाक था और आज भी मजाक बना हुआ है। लेकिन अगर हम एक ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ते तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता। तो हम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर खत्म हो जाएगा तो और भी चीजें अच्छी होंगी। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में शामिल करने हेतु जो है वैश्विक रैंकिंग के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों के कैंपस
भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये तो बहुत बड़ा प्रयास है, सार्थक है, लेकिन इसके ड्रॉबैक बहुत सारे हैं जो हम आगे देखेंगे। एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इस पे मॉनिटरिंग देखिए, अभी हमारे यहाँ जो प्राइवेट एजुकेशन जो माफिया हैं वो तो मानते नहीं। जब विदेशी माफिया आने लगेंगे तब तो भगवान भरोसे ही रहेगी शिक्षा सिस्टम, लेकिन उस पर अब बात की जा सकती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। आइए देखते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं। नई शिक्षा नीति के तहत जो है विदेशी संस्थाओं के प्रवेश से शिक्षा पद्धति महंगी हो सकती है, जो आम आदमी की उच्च संस्थाओं तक पहुंच को दूर कर सकती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा अगर इसको लागू कर दिया जाता है और मॉनिटरिंग बॉडी हमारी सही नहीं रहती है, तो फिर वही है कि एजुकेशन और जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं उनमें शिक्षा अशिक्षा में जो गैप है, हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला हाल हो जाएगा कि वो दो वर्ग बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। जिसके पास पैसा होगा वो अच्छी डिग्री अच्छी शिक्षा लेगा, जिसके पास नहीं, हालांकि वो तो हमेशा रहता है। आज भी आप देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा है वो अच्छी शिक्षा ले ही रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर रही है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक ना तो उस योग्य हैं और ना ही प्राइमरी कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है वहां पर। कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र का विरोध किया, हालांकि ये तो पॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश है आपके लिए कंपल्सन तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इंग्लिश है वो वहां पर, तो इंग्लिश की जगह जो है अंग्रेजों की भाषा ये सीख सकते हैं। तो विदेश जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनके लिए भी कुछ समस्याएं हैं कि अंग्रेजी के लिए समस्या इनको नहीं थी और हिंदी के लिए समस्या हो रही, तो ये तो ऑप्शनल है आपको, तो भाई इस पे बवाल क्यों? तो ये पॉलिटिकल इसका डायमेंशन है। सी राजगोपालाचारी वाली जो नीति है, नहीं तो आज हमारी हिंदी जो है कहाँ होती। तो ये सब जो है अपना व्यक्तिगत और पॉलिटिकल एजेंडा है इन लोगों का। वर्तमान में भारतीय शिक्षक न तो तकनीकी रूप से अधिक कुशल है और न ही वैश्विक मानकों पर शिक्षित, अतः शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार में एक बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज आप देख रहे हैं जो भी टीचर हैं वो अपने टीचिंग को, देखिए टीचिंग इज अ पैशन। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बता दूं तो मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, और टीचर ऐसा ही होना चाहिए जिसका एक इंटरेस्ट हो। कुछ लोग तो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, कोई काम नहीं है तो चलो पढ़ा लें, कोई काम नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ा लें, कोई काम नहीं है तो ऑफलाइन पढ़ा लें। भाई ये क्या मजाक बना रखा है। एक तो देखिए ये पैशन होना चाहिए आपका, अगर जिसके अंदर पैशन है वही टीचिंग में जाए, नहीं तो टीचिंग में क्या है, बीएड मजबूरी में लोग करते हैं, बीएड में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो तक नहीं पता है। तो ये जो है कुशलता बहुत ज्यादा जरूरी है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें चाहे आप जितना चाहे उतना अरबों का इन्वेस्टमेंट कर दे, हर साल बढ़ा दे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर प्राथमिक स्तर पर मिलने लगेगी तो भारतीयों को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। व्यवहारिक शिक्षा के मानदंड का कोई पुख्ता मानक नहीं है। तो देखिए एक तो इंटर्नशिप की बात की गई है, वो मैंने लिखा नहीं है। अब इंटर्नशिप की बात यह है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के दौरान कहीं पे भी कक्षा 10 में या 9 के बाद भी कभी भी कहीं पे भी वो ट्रेनिंग ले सकता है, मतलब इंटर्नशिप कर सकता है। तो इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, बच्चों को स्किल्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका कंप्यूटर में मन कर रहा है, उसका ब्यूटी पार्लर में किसी लड़की का जाने का मन कर रहा है, तो वो अपना जाकर के ब्यूटी पार्लर का एक डिप्लोमा ले सकती है साथ साथ में, या कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकता है, कोई आईटीआई आदि का डिप्लोमा लेना चाहता है तो साथ में कर सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन वो व्यवहारिक शिक्षा के मानदंड का कोई पुख्ता मानक नहीं है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि 100%, मतलब मैं बता रहा हूं कि 90% टीचर्स जो लोग हैं खास करके प्राइमरी एजुकेशन को शिक्षा नीति ही नहीं पता। तो शिक्षा नीति पढ़ लो भाई, जो भी आपके टीचर हैं जान पहचान के लोग हैं उनको ये भेजिए, थोड़ा सा समझें, अपनी चीजों को सीखें। और एजुकेशन पॉलिसी पे मैं अलग भी वीडियो बनाऊंगा, मुख्य परीक्षा से संबंधित 5-6 प्रश्न वहां से बन सकते हैं, हालांकि यहां से भी काफी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि जिन स्कूलों में अच्छे शिक्षक हैं, हालांकि प्राथमिक जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं जो गवर्नमेंट, उसमें तो बड़ा बुरा हाल है। मेरे एक जूनियर हैं अरुण जी, वो मैं देख रहा था, उनके वीडियोस आते रहते हैं फेसबुक पे, तो वो कहीं पे गाजीपुर में या कहीं पे पोस्टिंग है उनकी, तो वो बच्चों को घर से पकड़ पकड़ के कूड़ा बीनते हुए बच्चों को ला रहे हैं स्कूल में। और मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था ऑनलाइन ही, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं, जो नए टीचर जा रहे हैं, उनके लिए वो क्या है कि वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सोसाइटी को बहुत कुछ दें। फिर भी लोगों को या तो पैसा है तो आप जो है प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे,
अगर नहीं है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो जबकि सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, आप उसका लाभ उठाएं। आधारभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, आप सभी को पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन में बहुत कम है, बहुत सारे जो है सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो बीच में घोटाला कर दिया जाता है। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। सुझाव आप दे सकते हैं, बहुत सारे सुझाव, 2-4 सुझाव मैंने दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी जोड़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षा में सुधार हेतु जो है सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षकों से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर के सभी शिक्षकों में सुधार की आवश्यकता है, खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। ट्रेनिंग हो, एग्जाम हो, हालांकि इसमें कुछ व्यवस्था की गई है कि एग्जामिनेशन जो है टीचर्स का भी लिया जाएगा। निष्ठा जैसे ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको और भी सफल और सक्षम बनाया जाए। सर्वप्रथम शिक्षकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराते हुए एक विधिवत ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि देने की आवश्यकता है। शिक्षकों को तकनीकी रूप से कुशल व सक्षम बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे जिनको व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता है, सोशल मीडिया पे चीजें नहीं करना आता है। तो वो क्या है कि उनकी जो स्किल, लर्निंग स्किल, वो खुद नहीं सीखने की, जो देखिए शिक्षक वही होता है जो सीखता है, ठीक है। शिक्षक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टीचर भी मिलेंगे, ऑफलाइन आपको बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो अपने आप को ब्रह्म मानने लगते हैं। तो शिक्षा जो है वो असीमित है। अगर हम मैं अपने स्टूडेंट्स को लगातार बताता रहता हूं कि अगर हम 100 साल हमारी उम्र है और अगर हम 24 घंटे पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, 100 साल तक लगातार पढ़ते हैं, तो हम दुनिया की 1% इंफॉर्मेशन ही ले पाएंगे। बाकी 99% इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता ला सकते हैं। कुछ पोर्शन पे हमें महारत हासिल करनी होती है, सभी पोर्शन पे नहीं। तो ये विधिवत ट्रेनिंग की आवश्यकता है। समय समय पर विद्यार्थियों के साथ जो है शिक्षकों की गुणवत्ता की भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम बन रहे हैं गवर्नमेंट के, तो इसको और भी पुख्ता बनाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो शिक्षकों को सुविधाएं हैं वो सही तरीके से दे। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी सुविधाएं जो आई हैं शिक्षकों के लिए कि वहां पर उनको केंद्रीय विद्यालय की तरह जो है आवास सुविधा भी दी जाएगी, ट्रांसफर जो होगा उनके घर के पास दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान है। देखिए बहुत सारे प्रावधान हैं, इन सभी प्रावधानों को मैं लिख नहीं पाया हूं। हालांकि लिखता तो बहुत ज्यादा एक लंबी थीसिस बन जाती तो वो आपके काम की नहीं रहती। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस पे लिखी है। नई शिक्षा नीति जहां एक और भारतीय शिक्षा पद्धति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सक्षम है, वहीं मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता होने से प्राथमिक शिक्षण सरल, सुलभ एवं सभी तक पहुंच उपलब्ध कराती है। यदि इस नीति का व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन किया गया तो भारत कलम की ताकत से वैश्विक ताकत बनने में सक्षम हो सकेगा। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517 और आप दोस्तों मेरी जो है क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र जो है जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पर फीस मात्र 1260 रुपए पे करना है। आपको 18 लाइव क्लासेज मिलेंगी और हर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे भी मैं काम कराऊंगा आपसे, वो मुद्दा आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहां से आपकी समझ जो है एस्से राइटिंग पर हमेशा के लिए बन जाएगी। आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे अपर का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कोटेशंस वगैरह, बहुत सारी कहानियां वगैरह के माध्यम से मैं समझाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको ये निबंध और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उसकी भी बात आप जरूर करेंगे। कुछ चीजें आपको और भी जोड़नी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है कौन सा टॉपिक मेरा रहेगा एस्से का, इस पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।